हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फ़िज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये 3rd चैप्टर का 16th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो 3.19 तक हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम 20 से शुरू करेंगे। देखते हैं 20th क्वेश्चन। इसमें 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। तो ए पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि गिवन n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द, फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमम, सेकंड पार्ट है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब और आगे बोलता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। मतलब ये कह रहा है कि n रेजिस्टर दे रखे हैं, सबका रेजिस्टेंस r है, ठीक है। और उसमें वो बोलता है कि हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम। तो इन रेजिस्टेंस, ये जितने भी रेजिस्टर्स है n रेजिस्टर, इसको हमको कंबाइन करना है जिससे कि हमको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिले, और दूसरा मिनिमम। तो देखो इसमें हमें पता है कि मैक्सिमम के लिए हमको ए पार्ट में हमको बताना है पहला, फॉर मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक ही बात है, ठीक। तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो सीरीज में जुड़े होने चाहिए। रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे आर मैक्सिमम। ये कितना हो जाएगा, देखो आर प्लस आर प्लस आर, ऐसे कितने हैं हमारे पास, n टाइम्स। तो ये हो जाएगा एन आर, ठीक है। n रेजिस्टर्स है, सबका रेजिस्टेंस r के बराबर है, तो सबको ऐड करेंगे तो एन आर हो जाएगा। और दूसरा ये हो गया कि इसी के अंदर दूसरा पार्ट है फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। देखो जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं उनकी वैल्यू से भी कम आता है, ठीक है। और तो इसलिए वो मिनिमम हो जाएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता रहता है और सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता रहता है। सीरीज में तो सीधा ऐड हो रहा है तो उसमें ज़्यादा ही होगा। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम ही आएगा। ये आता है, हम देख चुके हैं, ऐसा ही होता है। तो मिनिमम के लिए, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए जितने भी रेजिस्टेंस हैं शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला 1/r मिनिमम इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/, ऐसे कितनी बार है ये, n टाइम्स है। तो ये हो जाएगा n/r। तो r मिनिमम क्या हो जाएगा, इक्वल टू r/n, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना कितना होगा। दूसरा उसने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो रेशियो निकालना है दोनों का, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। तो r मैक्स अपॉन r मिनिमम, ये हो जाएगा आपका, r मैक्स है n r के बराबर और r मिनिमम है r/n। r तो कट गया, n ऊपर चला जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो n स्क्वायर आ गया हमारा रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस अपॉन मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बी पार्ट में बोल रहा है गिवन द रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम 2 ओम 3 ओम, मतलब 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमको
अब वो आगे बोलता है हाउ विल बी कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, पहला पार्ट है 11/3 ओम, दूसरा पार्ट है 11/5 ओम, तीसरा पार्ट है 6 ओम, चौथा पार्ट है 6/11 ओम। मतलब ये बोल रहा है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, इन तीनों रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ें कि हमको ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, मतलब ये इतने सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, तो कैसे कैसे जोड़ें। तो ठीक है, इसके हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। कैसे कैसे बन सकते हैं कॉम्बिनेशन बी पार्ट के अंदर। तो बी पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें बताना है कि रेजिस्टेंस दे रखे हैं 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम पहले। देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये तीनों सीरीज में जुड़ जाएं, सबसे सिंपल केस। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगा ये 6 ओम। ठीक है, 6 ओम हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और कॉम्बिनेशन देखो कितने पॉसिबल हैं वो सारे हम देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है तीनों पैरेलल में जुड़ जाएं, तो पैरेलल में जुड़ने के लिए ऐसा जुड़ेगा ये, ठीक है, ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये आर इक्विवेलेंट पर फॉर्मूला लगेगा 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 6 और ऊपर जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा आपका 11। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6/11 ओम। एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा और क्या क्या हो सकता है, तो देखो ऐसा हो सकता है कि 1 ओम लगा हुआ है सीरीज में और बाकी दोनों पैरेलल में। 2 ओम और 3 ओम को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, तब कुछ इक्विवेलेंट आएगा तो वो भी निकाल लेते हैं। तो अब ये दोनों का कितना हो जाएगा, 2 और 3 पैरेलल में, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ऐसा बना लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट होगा, पैरेलल में फॉर्मूला हमको पता है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, और वो जो आएगा इसका इक्विवेलेंट वो 1 के साथ सीरीज में लग जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट इस केस में आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 11/5 ओम। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि इनमें से कोई हमको मतलब इसमें ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रखा। यहाँ पे देखो बोल रहा है, एक तो इसने दिया है कि कैसे कंबाइन करें कि हमको 11/3 मिल जाए। 11/3 तो अभी तक हमने निकाला नहीं है, हमने क्या क्या निकाला देख लेते हैं। हमने ये निकाला है 6/11 और 11/5, 6/11 और 11/5। तो 6 है इसके अंदर थर्ड, तो थर्ड वाला जो केस है 6 ओम, वो तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसको हमको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ये थर्ड वाला केस हो गया। थर्ड वाला जो 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए वो ऐसे मिलेगा कि सीरीज में जोड़ देंगे। और देखो और कौन सा मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन है, 11/5, ओ सॉरी नहीं 6/11 है। तो 6/11 ये देख लेते हैं, ये रहा देखो 6/11। तो 6/11 जो है वो कौन सा पार्ट है, ये 6/11 है फोर्थ पार्ट। तो इसमें हम लिख देंगे कि जो हमारा 6/11 आ रहा है ये फोर्थ पार्ट के लिए आ रहा है। मतलब जो फोर्थ पार्ट में हमको निकालना था कि 6/11 कैसे मिलेगा, 6/11 ओम कैसे मिल सकता है, तो तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें 11/5 भी हमारा एक ऑप्शन है, देख लेते हैं 11/5 है कि नहीं है। यहाँ पे 11/5 भी है, तो ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट भी आ गया हमारा। तो इसमें ये इसको बोल देंगे सेकंड पार्ट का आंसर है। मतलब 11/5 कैसे मिलेगा कि 2 और 3 को पैरेलल में जोड़ दो और उसके बाद 1 ओम को सीरीज में जोड़ दो, तो ऐसे 11/5 ओम मिल जाएगा। ठीक है, और एक और बचा हमारे पास जो कि हमको निकालना है कि कौन सा बच गया, 11/3 बचा है।
11/3 ओम कैसे मिलेगा उसको भी देख लेते हैं। तो और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 1 और 2 को पैरेलल में जोड़ देते हैं। एक करके देख लेते हैं, 1 और 2 को पैरेलल में, और 1 ओम और 2 ओम इनको हम पैरेलल में जोड़ देंगे और 3 ओम को इसके साथ सीरीज में लगा देंगे। तब देखते हैं कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। अब देखो ये 1 ओम और 2 ओम का जो इक्विवेलेंट होगा वो आएगा, अब वही फॉर्मूला लगाना है पैरेलल वाला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो आपको बताता हूँ मैं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, एक मिनट, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं R1 और R2, तो हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ना। तो इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, R1 R2 और ऊपर R1 प्लस R2। तो फिर इसको हम रेसिप्रोकल है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यही फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर हमारे पास दो रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे भी वही लगाया था। अब 1 ओम 2 ओम तो 1 इंटू 2 R1 R2 अपन R1 प्लस R2, 1 इंटू 2 तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 और ये 3, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, 2/3 प्लस 3, क्योंकि 3 सीरीज में इसके साथ, ये हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 11, 11/3। तो ये देखो हमने निकाल लिया 11/3, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा निकालना था। ठीक है, इसमें इसने बोला है ये 11/3 कैसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा कि 1 और 2 को हम अगर ज्वाइन कर दें पैरेलल में और उसके बाद 3 ओम के साथ सीरीज में लगा दें तो ऐसे मिल जाएगा। तो हमने सारे पार्ट देख लिए कि ये 6 ओम कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, 6/11 ऐसे मिल जाएगा, 11/5 ऐसे मिल जाएगा, ऐसे कनेक्ट करके 11/3 ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बी पार्ट। अब आगे देखते हैं, सी पार्ट देख लेते हैं। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क्स शोन इन फिगर। फिगर दे रखी है, देखो 2 फिगर है, इसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीरीज पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा। तो इसको तो यही कर लेते हैं, चलो इसको पीछे कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये 1 ओम है, ये सारे 1 ओम है, ऊपर वाले सारे 1 ओम है। ठीक है, नीचे वाले सारे 2 ओम है। तो इसमें 1 ओम और 1 ओम ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इसका 2 हो जाएगा, और 2 ओम और 2 ओम ये दोनों सीरीज में, तो उसका 4 हो जाएगा। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ये लिख सकते हैं सी पार्ट में जो फिगर ए है, ए वाला पार्ट। ठीक है, इसमें ऐसे बना सकते हैं इसको हम, 1 ओम करके ये तो हो गया 2 ओम, और नीचे वाला 2 ओम बन के ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, और साथ में और भी लगे हुए हैं, बाकी सब वैसे ही लगे हुए हैं सेम, 1 ओम 2 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम 2 ओम, तो ऐसे 4 हैं ये। ठीक है, तो हम भी बना लेते हैं 4, बिल्कुल सेम कहानी है, ये रिपीट हो जाएगी, 2 ओम फिर 4 ओम फिर 2 ओम फिर 4 ओम, फिर दोबारा से 2 ओम और 4 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं है, इन दोनों को पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाना है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 8/6, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा 8/6 आएगा, और 8/6 ये भी, इसका भी 8/6 आएगा, यहाँ पे भी 8/6, सो सारे 8/6 आएंगे, और ये सारे 8/6 जो हैं वो पैरेलल में जुड़े, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो फिर हम बोल सकते हैं जो R इक्विवेलेंट आएगा इस केस में वो कितना आएगा, 8/6 इंटू 4, क्योंकि 4 बार है ना, 4 बार ऐड हो रहा है, तो इंटू 4 कर सकते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो आ जाएगा ये 10/3 ओम आ गया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है,
इसमें फिगर देख लेते हैं। देखो हमें क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका, तो ये तो सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा है, तो 5 × R हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। तो इसमें बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा R + R + R + R, कितना हो गया 5R। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया दोनों फिगर के लिए। एक यहाँ पे हम एक छोटी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई, 8 × 2 16 होता है ना, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, तो उसको 16 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 16/3 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने गलती से प्लस कर दिया था, 8 + 2 कर दिया था, लेकिन 8 × 2 है वो। ठीक है, तो इसीलिए 16/3 ओम आ जाएगा ये। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 21st क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय द इन्फानाइट नेटवर्क शोन इन फिगर, जो भी है फिगर दे रखी है। ईच रजिस्टर हैज़ 1 ओम रेजिस्टेंस। मतलब ये बोल रहा है कि एक हमें नेटवर्क दे रखा है, ये इन्फानाइट है, मतलब इस तरफ जा रहा है बहुत लंबा, कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे रजिस्टर्स जोड़ रखे हैं 1 ओम के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है ना, 12 वोल्ट की, ऐसा मान लो कि इसके बीच में इस ये ए मान लेते हैं, ए और बी, इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़ दी हमने 12 वोल्ट, और उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो बताना है कि उस बैटरी से कितना करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, वही पूछ रहा है वो, करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई। तो ड्रॉन का मतलब कितना करंट बाहर निकलेगा उस बैटरी से। तो एक्चुअली क्या है कि हमको देखना है, हमको बताना है कि इस पूरे जितना भी ये नेटवर्क है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमने निकाल दिया तब तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो जाएगी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने बैटरी के साथ, और फिर करंट वगैरह निकालो, तो सिंपल ओम्स लॉ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में मान लेंगे आर इक्विवेलेंट। यही है ना, ए और बी के बीच में हम मान लेंगे कि आर इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये पूरे नेटवर्क का। ठीक है, अब देखो ये इन्फानाइट है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे एक, अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं यहां से ये, अगर मैं बोलूं कि ये जो रेड लाइन है, इसके मैं लेफ्ट साइड में पूरा नेटवर्क लूं जितना बच गया, तो क्या वो वही नेटवर्क नहीं हो जाएगा जो हमने शुरू में लिया था। ये जो नेटवर्क हमने, देखो ये जो ओरिजिनल नेटवर्क है, इससे हमने क्या किया कि यहाँ पे एक रेड लाइन खींची और उससे बोला कि इसके लेफ्ट में जितना भी पार्ट है, ये क्या ओरिजिनल पार्ट नहीं है, बिल्कुल वही जो ओरिजिनली हमसे पूछा गया था, ओरिजिनल नेटवर्क, क्या ये वही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आर इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैथ्स में, एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, y = x की पावर x, फिर उसकी पावर x, फिर इसकी पावर x, फिर ऐसे चलते जाओ इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है, क्या हम इसको बोल सकते हैं ये तो y के बराबर ही है। ये है क्या, ये जो मैंने ये x की पावर में ये जितना भी है, ये x की पावर x, ये इन्फिनिटी, फिर ये दोबारा y तो है, तो उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, y = x की पावर y, ऐसे लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम। जैसे मान लो कि ओरिजिनली ये नेटवर्क था, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे एक रेड लाइन खींच दें, यहाँ पे इसको अलग कर दें, इतना पार्ट, इतने पार्ट की बात करें अगर, इससे लेफ्ट वाला पार्ट भी तो वही चीज है। जैसे यहाँ पे x की पावर में अगर मैं एक x छोड़ दूं और बाकी सबको ले लूं, यहाँ पे क्या है, बाकी सब वो वही तो है, x की पावर x इन्फिनिटी जा रहा है, सेम चीज। तो यह रेड लाइट के लेफ्ट साइड में जितना भी पार्ट है वो वही तो सेम चीज ही है,
जो ओरिजिनली हमारे पास थी, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोल सकते हैं कि जो रेड लाइन के लेफ्ट साइड में जितना भी पार्ट है उसका इक्विवेलेंट भी आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो उसको देखो ऐसे बना सकते हैं हम, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, एक जो राइट साइड में तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। रेड लाइन के जो राइट साइड में है वो तो ऐसे ही है, लेकिन उसके जो लेफ्ट साइड में है, इस पूरे का रेड लाइन के जो लेफ्ट साइड में जितने भी रेजिस्टेंस हैं इनका इक्विवेलेंट तो आर इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि ये तो वही सर्किट है, सेम सर्किट। जैसे इसमें यह था कि भाई x की पावर एक x को छोड़ दो, बाकी सबको देख लो, तो बाकी सब तो वही है y के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही यहां पे बोल सकते हैं, रेड लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सारे वो बिल्कुल ओरिजिनल सर्किट की तरह लगे हुए हैं, तो ये भी उसका इक्विवेलेंट भी आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे जो बाकी जो बच गया हमारे पास इसके रेड लाइन के लेफ्ट साइड में, उसका इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये वो रेड लाइन है जिसकी जो हमने ऐसे बनाई थी इस वाले डायग्राम में, रेड लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है। वो जितना इक्विवेलेंट मतलब रेड लाइन के जो लेफ्ट साइड में जितना भी जो भी फिगर आ रही है हमारे पास, वो वही ओरिजिनल फिगर ही आ जा रही है, ठीक है, वो चीज़ है। अब ये आर इक्विवेलेंट हो गया, इसको लिख लेते हैं आर, चलो आर ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। और इसके अक्रॉस भी उसको आर लिख लेते हैं, वहाँ पे ये आर ही लिख लेते हैं। हाँ, तो ये इस ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट को हम आर ले लेते हैं, तो ये पूरा इसका पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आर हो जाएगा। और अब देखते हैं क्या करते हैं, आर ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, और फिर इसके अक्रॉस भी आर इक्विवेलेंट ही आएगा, ठीक है। आर इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट आएगा वो आर ही आएगा। तो अब देखो यहाँ पे आर और 1 दोनों पैरेलल में है, तो इसको लिख सकते हैं, और उसके बाद जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 और 1 के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो और चलो ठीक है, पहले तो आर और 1 का क्या बन जाएगा, ये पैरेलल में कैसे बन सकते हैं, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो R इंटू 1 अपॉन R प्लस 1, और प्लस फिर ये सीरीज में 1, और प्लस फिर 1 ये 1 ओम सीरीज में, तो 1 ओम, और ये जितना भी इक्विवेलेंट आया ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर, आर खुद के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, ठीक है, ऐसे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे आर अपॉन आर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू आर। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, आर प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर, ठीक। तो आर तो कट गया एक, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें सॉल्व कर लेंगे। r इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 8 अपॉन आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कर लेंगे 2 प्लस माइनस 12 हो जाएगा, ये 8 4 12, तो 12 का लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाई 2। अब ये 2 तो कट जाएगा कॉमन लेके, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3। अब देखो माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो प्लस ही लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस रूट 3, ठीक है, ये आ गया। अब क्या पूछा उसने कि कितना करंट ड्रॉ होगा। अब कितना करंट, ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके अक्रॉस लगाया था, ये लगाया था एक बैटरी के अक्रॉस, जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट था और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.5 ओम, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 12 वोल्ट और 0.5 ओम, ठीक है। अब कितना करंट निकलेगा इसमें से, मान लेते हैं कि I करंट निकलेगा, ठीक। तो अब इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे बना सकते हैं कि हमने तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया ना,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये लो बैटरी लगा दी 12 वोल्ट की और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 12 वोल्ट 0.5 ओम। अब इसके अक्रॉस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R, और R की वैल्यू है, चलो R ही लिख दो। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगा लेंगे सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 0.5 है, तो इसको लिख लेंगे 12 इक्वल टू I इंटू R प्लस 0.5। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन R की वैल्यू डाल देते हैं 1 प्लस √3 प्लस 0.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 की वैल्यू डाल देंगे 1.732 होती है इसको, अब इसमें सॉल्व करना बचा है बस 1 प्लस 1.732 प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 3.23, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.7 एम्पेयर, अप्रॉक्सीमेटली 3.7 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा करंट जो कि यहाँ से निकलेगा सप्लाई के अंदर से, ठीक है। और यही पूछा था उसने, और कुछ नहीं पूछा, तो ये हमने निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 22nd क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है फिगर 3.33 shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance 0.4 ohm maintaining a potential drop across the resistor wire AB। मतलब देखो फिगर दे रखी है, हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ये फिगर दे रही है। इसमें बोल रहा है 2 वोल्ट का ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB, ठीक है। इसके ऊपर ड्राइवर सेल है ये 2 वोल्ट का, और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बना लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम। और हाँ, तो इसमें बोल रहा है अ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट EMF ऑफ 1.02 वोल्ट फॉर वेरी मॉडरेट करंट्स अप टू अ फ्यू मिली एम्पेयर गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर द वायर। मतलब बोल रहा है कि हमने क्या किया, नीचे प्राइमरी सेल में एक सेल जोड़ दिया, मतलब नीचे वाले सर्किट में एक सेल जोड़ दिया जिसका EMF है 1.02 वोल्ट। तो हम ये देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो नल पॉइंट शो करता है कितनी लेंथ पे, ये 67.3 सेंटीमीटर लेंथ पे, ठीक है। अब बोल रहा है टू एंश्योर वेरी लो करंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेल स्टैंडर्ड सेल अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज पुट इन सीरीज विद इट। तो 600 किलो ओम का एक हैवी हाई रेजिस्टेंस इसने लगा दिया इसके सीरीज में। अब वो बोल रहा है कि विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। मतलब शॉर्टेड मतलब जब बैलेंस पॉइंट होता है तो इसको शॉर्ट कर देता है, मतलब यहाँ से तार को जोड़ देता है। वैसे कोई मतलब नहीं है इसका, यहाँ पे कुछ खास मतलब नहीं है, देखेंगे उसको कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय अ सेल ऑफ अननोन EMF E एंड द बैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली टर्न्स आउट टू बी 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। मतलब ये देखो, ये कंपैरिजन ऑफ EMF, मतलब हमने पढ़ा था ना वो कि दो सेल के EMF को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास E1/E2 इक्वल टू L1/L2। तो यहाँ पे वही क्या है, पहले एक बार एक सेल को लगाया जिसका EMF 1.02 वोल्ट है, तो उसमें लेंथ आ गई, बैलेंस पॉइंट आ गया 67.3 सेंटीमीटर। अब हमने दूसरा एक अननोन EMF लगाया अननोन, हाँ, एक सेल लगाया जिसका हमें EMF पता नहीं है, E ले लिया, और बैलेंस पॉइंट उसमें पता चला कि 82.3 सेंटीमीटर आया। तो हमें E की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें हम बोल देंगे कि ए पार्ट में हम E1/E2 फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल टू L1/L2, ठीक है। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू है 1.02 और E2 की वैल्यू तो सिंपली E है, और L1 है 67.3 और L2 है 82.3, 67.3 अपॉन 82.3। तो यहाँ से हमारा EMF आ जाएगा 1.25 वोल्ट, ये हमारा आ गया EMF, ठीक है। तो
पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसमें बोल रहा है बी व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। मतलब ये जो 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया है इसमें, उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों लगाया वो? देखो वो इसलिए लगाया क्योंकि अगर मान लो कि आप, होता क्या है कि हमें बैलेंस पॉइंट आमतौर पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरी तार के ऊपर ढूंढते हैं बैलेंस पॉइंट। तो इस हम पॉइंटर को ये हम मूव करेंगे पूरे वो पूरे वायर के ऊपर। तो वायर के ऊपर मूव करेंगे तो फिर क्या होगा कि बैलेंस पॉइंट अगर कहीं पे है तो वहाँ पे तो चलो करंट फ्लो नहीं करता ना इस सर्किट में। लेकिन अगर बैलेंस पॉइंट नहीं आया, आप मूव करा रहे हो कहीं भी, किसी भी पॉइंट पर रख दिया आपने, आप तो चेक कर रहे हो, ढूंढ रहे हो ना, आपको तो पता नहीं है कि बैलेंस पॉइंट कहाँ आएगा। तो आप ढूंढ रहे हो तो आपने कहीं पे रखा, तब तो करंट फ्लो करेगा। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसकी वैल्यू हाई नहीं होगी तो क्या होगा कि मान लो हाई है, ठीक है, और आपने ये पॉइंट बैलेंस पॉइंट के अलावा कहीं और रख दिया, तो अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो इसमें से करंट फ्लो कम करंट फ्लो करेगा, और गैल्वेनोमीटर से भी कम करंट फ्लो करेगा। तो कम करंट की वजह से क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर काफ़ी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। वो मैक्सिमम माइक्रो में एम्पेयर ऐसे में करंट लेता है। मतलब गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट पास करता है, उसमें जो आमतौर पे जो गैल्वेनोमीटर होते हैं उसमें माइक्रो और 10⁻⁵, 10⁻⁴ ऐसे करंट होते हैं मैक्सिमम जो उससे पास कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करंट पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इस हाई रेजिस्टेंस को लगाया गया है कि इस सर्किट में अगर करंट फ्लो करे तो कम करंट फ्लो करे, जिससे कि हमारा गैल्वेनोमीटर ख़राब ना हो, आग ना लग जाए उसमें, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि देखो अब बैलेंस पॉइंट पे तो करंट कुछ नहीं होता, लेकिन हम जब ढूंढते हैं बैलेंस पॉइंट तो यहाँ पे रखते हैं ना, बैलेंस पॉइंट के अलावा बहुत सारे पॉइंट पे भी तो रखते हैं, तो वहाँ तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा, अगर वो ज़्यादा हो गया तो गैल्वेनोमीटर तो फूंक सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो इसमें लिख लेंगे हम कि हाई रेजिस्टेंस is used so that low current is passed through galvanometer when pointer, ये वाला pointer is not at the balance point। ठीक है। और लो करंट जो पास करता है गैल्वेनोमीटर से, उससे वो गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होगा, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू सो दैट लो करंट इज पास थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हेन पॉइंटर इज नॉट एट द बैलेंस पॉइंट, हेंस गैल्वेनोमीटर hence galvanometer will work in safe limits। ठीक है, इतना लिखना काफ़ी है कि लो करंट पास करना चाहिए गैल्वेनोमीटर से, नहीं तो क्या होगा कि ख़राब हो जाएगा। वो गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट पास करता है तो वो आग लग सकती है, उसमें ख़राब हो सकता है। तो सेफ काम करे गैल्वेनोमीटर, उसके लिए कम करंट पास करना चाहिए। कम करंट पास करने के लिए हमको हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब सी पार्ट भी देख लेते हैं। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। देखो ये बैलेंस पॉइंट जो होता है इस रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि भाई बैलेंस पॉइंट पे यहाँ पे करंट तो पास करेगा नहीं ना, तो यहाँ इसकी वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
लेकिन बस ये बी पार्ट में इसलिए बोला था हमने कि इसके रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ढूंढोगे बैलेंस पॉइंट को तब तो करंट पास करेगा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट मान लो यहाँ पर है और आपने पॉइंटर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, तब तो करंट पास करेगा ना। तो ज़्यादा करंट पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर फूक सकता है। लेकिन बैलेंस पॉइंट मान लो यहाँ पर है, अब आप इस 600 किलो ओम की वैल्यू कुछ भी डाल दो, 400 किलो ओम डाल दो, 1000 ओम डाल दो, या 100 किलो ओम डाल दो, कुछ भी डाल दो, बैलेंस पॉइंट चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो सी पार्ट में ऐसे लिख लेंगे, बैलेंस पॉइंट will not be affected by the high resistance। ठीक है, यही पूछा था उसने कि इस रेजिस्टेंस से, हाँ, इस रेजिस्टेंस की के ऊपर डिपेंड करता है या बैलेंस पॉइंट? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ये रेजिस्टेंस आप हटा दो, चाहे जोड़ दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ कर दो, कुछ भी कर दो, बैलेंस पॉइंट वही रहेगा। ठीक है, बैलेंस पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? ये इसके ईएमएफ पे और इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब ये सी पार्ट तो हो गया, और डी देख लेते हैं। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ड्राइवर सेल का, ये वाला 0.4 ओम, क्या इस पे डिपेंड करता है ये बैलेंस पॉइंट? तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। जब देखो ये एक्चुअली जो बैलेंस पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करता है? ये पोटेंशियल अक्रॉस द वायर ए और बी। देखो होता क्या है, हमें पता है पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे लिख लेते हैं वी ए बी इज प्रोपोर्शनल टू उस पूरे की लेंथ ए बी, है ना। तो ऐसे लिख लेंगे वी ए बी इक्वल टू, ऐसे लिख लेंगे के कांस्टेंट है कुछ एल, क्योंकि हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट सेक्शन। ठीक है, तो इसमें ऐसे वी ए बी हमने के एल लिख लिया। ठीक, अब मान लो कि ये सी है, कोई पॉइंट सी है, तो वी ए सी क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। वी ए सी इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हैं, के इंटू L1 बोल लो। ठीक है, अब ये, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा वी ए बी अपॉन वी ए सी इक्वल टू L अपॉन L1। ठीक है, तो L1 आ जाएगा वी ए सी एल अपॉन वी ए बी। अब देखो ये जो L1 है, यही तो बैलेंस रीडिंग है, बैलेंस पॉइंट। ठीक है, बैलेंस लेंथ, कुछ भी बोलो उसको, जिस पे नल डिफ्लेक्शन आता है। तो L1 ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वी ए बी के, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि L तो कांस्टेंट है और वी ए सी वो नीचे से देखा जाए तो वो E के बराबर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, E जो नीचे से, जो प्राइमरी सेल है, नीचे वाले सर्किट में जो EMF है उसको E ले लेंगे तो E L अपॉन वी ए बी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो बैलेंस रीडिंग है, बैलेंस पॉइंट, बैलेंस लेंथ, कुछ भी बोलो उसको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। ठीक है, अब ये वी ए बी क्या होता है? वी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर, रेजिस्टेंस होगा ना टोटल उसका। देखो यहाँ पे वी ए बी इक्वल टू करंट इंटू इसी का रेजिस्टेंस आर ए बी, लेकिन आर ए बी तो कांस्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो करंट पर डिपेंड कर रहा है। अगर करंट ज़्यादा हो गया तो वी ए बी ज़्यादा हो जाएगा, करंट कम हो गया तो वी ए बी कम हो जाएगा। तो करंट कैसे पता चलेगा? अब करंट के लिए हम क्या करेंगे, पूरे उस ऊपर वाले सर्किट में इक्वेशन लगाएंगे। कैसी इक्वेशन लगाएं? तो इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिंपल बताना है ना, वैल्यू तो निकालनी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी डी पार्ट में, अगर इस ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज कर दें तो क्या इस सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज करने से, रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऊपर वाले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, तो उससे करंट भी चेंज हो जाएगा। करंट चेंज हो गया
तो फिर यहाँ पे ये वी ए भी चेंज हो जाएगा, वी ए भी चेंज हो गया तो बैलेंस लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हमसे पूछा है कि ये जो बैलेंस पॉइंट है अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, तो उसका आंसर हो जाएगा यस। तो डी हाँ ठीक है, यहाँ पे डी लिख लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा यस, द बैलेंस पॉइंट is affected by internal resistance of ड्राइवर सेल। ठीक है, ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज हो जाएगा वो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो बैलेंस पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं बिकॉज एज रेजिस्टेंस, एक मिनट, एज करंट चेंजेस, as current changes due to which potential difference across the wire changes। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो वायर के अक्रॉस है वो चेंज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी ये लेंथ भी चेंज हो जाएगी, तो बैलेंस पॉइंट तो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ई पार्ट देख लेते हैं। उसमें वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। अब देखो ये क्या है, ये बोल रहा है कि अगर ड्राइवर सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट हो जाए तो क्या वो काम करेगा, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ई पार्ट में ड्राइवर सेल का ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाले प्राइमरी सेल से। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों पढ़ चुके हैं, वो सब रीज़न हम पढ़ चुके हैं, क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा नहीं होगा तो फिर रीडिंग ही नहीं आएगी। ठीक, तो ऐसे बोलेंगे ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल should be more than EMF of primary cell। otherwise बैलेंस पॉइंट, एक मिनट, बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। ये ईएमएफ जो है ड्राइवर सेल का वो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस पॉइंट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई पार्ट। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, वो तो बस लिख दिया हमने यहाँ पे। और एफ देख लेते हैं, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ से ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिलीवोल्ट सच एज द टिपिकल ईएमएफ ऑफ अ थर्मोकपल, इफ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट। देखो ये बोलना चाह रहा है कि अगर ईएमएफ हमारा जो प्राइमरी सेल वाला ईएमएफ है वो बहुत छोटा हो जाए, बहुत मिलीवोल्ट ऐसा कुछ हो जाए, मिलीवोल्ट जैसा कुछ। ठीक है, तो क्या इसमें बोल रहा है कि हाँ, क्या कर सकते हैं इसको मिलीवोल्ट, मतलब मान लो कोई ये जो ईएमएफ है, ये वाला सेल हटा के आप एक ऐसा सेल लगा दो जिसका ईएमएफ मिलीवोल्ट के आसपास है, तो क्या आपका सर्किट काम करेगा। तो ये काम तो वैसे करेगा लेकिन आप मेजर नहीं कर पाओगे कुछ। देखो, क्योंकि यहां पे देखते हैं, जब हमारा ईएमएफ अगर हमारा मिलीवोल्ट हो गया, मिलीवोल्ट मतलब 10⁻³
तो हमारा जो लेंथ है ना ये भी 10⁻³ के आसपास ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो मतलब काफ़ी कम आएगा लेंथ। तो ये बोल सकते हैं कि इन दिस केस एफ पार्ट में ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं, if a cell of EMF of order of millivolt is used the balance point, तो बैलेंस पॉइंट भी मिली में आएगा 10⁻³ ऐसा कुछ। तो 10⁻³ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो जो बैलेंस पॉइंट होगा हमारा वो बहुत मतलब जो बैलेंस लेंथ आएगी वो बहुत ही कम आएगी। मतलब ऐसा समझ लो कि जो हमारा पॉइंटर होगा वो इस वाले लेफ्ट वाले एंड के पास होगा, तो उसमें हम मेजर नहीं कर पाएंगे कुछ। द बैलेंस पॉइंट विल बी नियर, कौन सा पॉइंट है वो, ए। मतलब अगर देखो लेंथ, हमारी जो लेंथ है वो काफ़ी कम आएगी, बहुत 0.00 ऐसे कुछ आएगी, तो वो पॉइंटर तो सीधा यहाँ पहुँच जाएगा ना ए के पास। तो इसीलिए वो मेजर नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। लेंथ तो आएगी कुछ ना कुछ, लेकिन उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। बैलेंस पॉइंट विल बी नियर एंड ए, ठीक है। तो उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, वही वाली बात है। जब बहुत ही छोटी लेंथ आएगी तो उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, पता ही नहीं, मतलब आप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए चेक करना कि कितनी लेंथ है। उसको इतना छोटा लेंथ नापना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसमें बोल रहा है कि अगर ये ढंग से काम नहीं कर पा रहा तो एक और चीज़ पूछी है उसने, इफ़ नॉट, अगर ढंग से काम नहीं कर रहा तो क्या आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो सर्किट को, ताकि वो ढंग से काम करे। मतलब क्या आप इस सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हो जिससे कि आप वो मिली वोल्ट वाला जो ईएमएफ है उसको आप अच्छे से मेजर कर पाओ, उसका जो बैलेंस पॉइंट है वो आप अच्छा खासा कुछ यहाँ पे आ जाए जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो देखो कर सकते हैं, उसको बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक चीज़ कर सकते हैं कि वी कैन डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, we can decrease by decreasing the potential gradient और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कैसे होगा, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे कि ये डेल्टा वी ए बी इक्वल टू, हमने बोला था ना के एल, तो वी ए बी बाय एल, ये क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही तो है। तो देखो एल तो जो है वायर की वो तो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि चेंज नहीं कर पा रहे, तो वी ए बी ही चेंज हो पाएगा। वी ए बी कैसे चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे आई इंटू आर ए बी अपॉन एल, यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब आर ए बी तो वो भी कांस्टेंट है, जब तार ही हमारी कांस्टेंट है वायर की तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कांस्टेंट हो गया। लेकिन करंट हम कम कर सकते हैं। कम कैसे करें, अगर हम ड्राइवर सेल के साथ, ड्राइवर सेल ऊपर है, ड्राइवर जो ये वाला है, ये ड्राइवर सेल है, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज में, तो उससे क्या होगा, ऊपर वाले सर्किट में बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा। तो उससे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के बीच में वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो अब देखो वो कम हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ, कम हो जाएगा तो ये वी ए भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, जब करंट कम हो गया। बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट आफ्टर कनेक्टिंग a high
रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द ड्राइवर सेल। ठीक है, तो देखो ये ड्राइवर सेल से, अगर ड्राइवर सेल के साथ अगर हम रेजिस्टेंस जोड़ दें हाई रेजिस्टेंस, तो करंट अपने आप ही कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो VAB कम हो गया। अब देखो VAB कम हो जाएगा, VAB कम हो गया तो लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो इवन अगर आपके पास जो EMF है वो अगर EMF मिली वोल्ट वाला भी है, तो आप क्या करो कि VAB को कम कर दो। अगर आप E को कम कर रहे हो तो VAB भी कम हो जाएगा। VA मतलब E कम हो रहा है, अगर आपने E को मिली वोल्ट में ले लिया तो VAB को भी मिली वोल्ट में ही कन्वर्ट कर दो। कैसे? ऐसे जैसे हमने अभी देखा कि हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो ड्राइवर सेल के साथ, जिससे करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो VAB भी कम हो जाएगा, VAB कम हो जाएगा तो L1 बढ़ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो लेंथ आएगी वो थोड़ी मेजरेबल आ जाएगी, और उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ अब जो मिली वोल्ट वाला EMF है उसको, उसके लिए भी लेंथ एक अच्छी खासी आ रही है, वो सही काम कर रहा है उस पर। ठीक है, तो ऐसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ है, हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज में ड्राइवर सेल के साथ। ठीक, तो ये हो गया हमारा F पार्ट, और तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है फिगर 3.34, ये फिगर दी हुई है, शोज अ पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। The balance point with a standard resistor R equal to 10 ohm is found to be 58.3 cm, while that with the unknown resistance X is 68.5 cm. Determine the value of X। ठीक है, इसमें तो ये बोल रहा है कि पोटेंशियोमीटर दे रखा है, सर्किट दे रखा है, उसमें बोल रहा है R और X दो रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है। ठीक है, और ऐसा कुछ EMF भी लगा रखा है, और यहाँ पे ये की है, इसको बंद करेंगे तो R जुड़ जाएगा इस सर्किट से, और इसको बंद करेंगे तो X जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि R की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, R की वैल्यू दे दी 10 ओम, और हमें जब यहाँ पे रीडिंग मिलती है वो ले लेते हैं L1, वो कितनी हो जाएगी 58.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर हम X को जोड़ते हैं, मतलब R को जोड़ने का मतलब अगर हमने यहाँ पे R की को बंद कर दिया और ये X वाली की को ओपन रखा, तो ये वाला सर्किट, मतलब ये वाला सर्किट अपना काम करेगा। इस करंट, एक करंट इसमें घूमता रहेगा, उसको ले लेते हैं I1, और एक करंट इसमें घूमता रहेगा, उसको ले लेते हैं I2। ठीक है, वो करंट ऐसे जाएगा R से होते हुए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे। गैल्वानोमीटर से तो करंट जाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो बैलेंस पॉइंट शो करता है ना, नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो ये वाला करंट, ये हमने पढ़ चुके हैं ना कि ऊपर वाला सर्किट अपना करंट घुमा रहा है और नीचे वाला सर्किट अपना करंट घुमा रहा है। तो यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, R से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, अगर हमने ये वाली की को ओपन कर दिया और X को क्लोज कर दिया, तो फिर जो करंट है वो X से होते हुए जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है वो, एक बार R को जोड़ा, एक बार X को जोड़ा, तो जो बैलेंस लेंथ आई वो R को जोड़ेंगे तो 58.3 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट आया, और जब X की वैल्यू हमको पता नहीं है तो वो जोड़ेंगे तो रीडिंग दे रखी है उसने, बैलेंस पॉइंट दे रखा है 68.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो करंट तो चलो जो भी है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखें कि जब हमने, इसने ये दिया हुआ है कि एक EMF भी जोड़ रखा है, एक सेल जोड़ रखा है EMF E, जिसका EMF E है। ठीक है, ऐसे जैसे फिगर में दिया हुआ है। अब अगर हम ये देखें कि जब हम कोई भी रेजिस्टेंस जोड़े, R जोड़ें या X जोड़ें, तो इसके अक्रॉस करंट कुछ भी हो सकता है, इनमें कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ तो करंट होगा ना। R जोड़ें चाहे X जोड़ें, कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि एक इसका अपना एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे R के अक्रॉस, तो वो कितना होगा, वो E के बराबर ही होगा इस केस में, क्योंकि देखो ये तो E से जुड़ा हुआ है ना, इसका एक जो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ, तो R के एक एंड पे नेगेटिव और एक एंड पे ये पॉजिटिव। तो और इसका मतलब ये हुआ कि R जोड़ें चाहे X जोड़ें, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E ही रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी लेंथ की,
जो लेंथ आएगी तो कांस्टेंट आएगी, चेंज मतलब चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप r जोड़ो चाहे x जोड़ो। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये r जोड़ेंगे, अगर हमने r की की को क्लोज कर दिया तो r सर्किट में आ जाएगा, तो लेंथ इतनी आएगी बैलेंस लेंथ, और अगर x को हमने क्लोज कर दिया तो बैलेंस लेंथ ही आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें कि जो x के और r के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वो यहाँ से पता चलता है कि सिर्फ E के बराबर है, वो तो कांस्टेंट है। अगर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे लेंथ भी कांस्टेंट आनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वो गड़बड़ इसने ये तभी जो आगे इसने एक चीज़ बोल रखी है, व्हाट माइट यू डू इफ़ यू फेल्ड टू फाइंड अ बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ EMF-E। मतलब बोल रहा है कि अगर ये जो सेल दे रखा है आपको, इसके साथ आप बैलेंस पॉइंट नहीं निकाल पा रहे। बैलेंस पॉइंट तो क्या है, मतलब बैलेंस पॉइंट तो कांस्टेंट होगा जो भी होगा, ठीक है। E के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब R को हटा दो x को जोड़ दो, या x को हटा दो R को जोड़ दो तो लेंथ चेंज हो जाएगी। R को जोड़ो चाहे ना जोड़ो, x को जोड़ो चाहे ना जोड़ो, ये लेंथ उतनी ही रहेगी, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के अक्रॉस वो E है। तो यहाँ पे जो E है उसके हिसाब से ही यहाँ पे लेंथ कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब चाहे R जोड़ो चाहे ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बात यह है कि हम क्या मॉडिफाई करेंगे, बोल रहा है व्हाट माइट यू डू, क्या आप क्या कर सकते हो जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, इससे एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे इससे, उसको ले लेते हैं स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r ले लेते हैं। अब स्मॉल r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ले लेते हैं स्मॉल r शुड बी वेरी मच लार्जर देन r एंड x, दोनों से बहुत बड़ा। देखो इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ, अगर हमने R जो रेजिस्टेंस लगाया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक हमने अपनी तरफ से लगा दिया। ये बोल रहा है ना आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये बैलेंस पॉइंट मतलब आप उसको निकाल पाओ, आप ये बैलेंस लेंथ आ पाए, ठीक है। ये जो रीडिंग इसने दी है ये तभी आ पाएंगी जब EMF के साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, और उस रेजिस्टेंस को हमने ऐसे बोल दिया कि R से बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा क्यों माना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो अब R के साथ अगर ये सर्किट बनेगा, चाहे X के साथ बने चाहे R के साथ बने, तो ये अगर ये स्मॉल r बहुत ज़्यादा है R और X दोनों से, तो इस पूरे का जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग R के बराबर ही होगा, है ना, लगभग R के बराबर होगा। तो करंट लगभग कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो R प्लस R है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R प्लस X बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि R बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉल r की वैल्यू मान लो 1000 ओम, और ये कैपिटल R की मान लो 2 ओम, और ये जो X है इसकी वैल्यू मान लो 4 ओम। तो 1000 2 और 4 के सामने बहुत ज़्यादा है, तो 1000 प्लस 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000 प्लस 4, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको ज़्यादा ले लिया। अब देखो क्या है यहाँ पे, इससे क्या होगा, अगर ये जो रेजिस्टेंस है चाहे वो R के साथ जुड़ जाए चाहे वो X के साथ जुड़ जाए, रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट रहेगा। उससे क्या होगा, हमारा जो करंट है सर्किट में I2 वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो सर्किट X वाले के साथ बने चाहे वो सर्किट R वाले के साथ बने, ठीक है। तो यहाँ पे I2 इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक। अब हम क्या बोलेंगे, इसके अक्रॉस R के अक्रॉस जो हमने जोड़ा था पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए। अगर हमने R जोड़ दिया तो सर्किट में R आ गया, तो इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I2 इंटू R। ऐसे लिख लेंगे, एक मिनट, VR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R शुड इज इक्वल टू I2 इंटू R, ठीक है। और वो किसके बराबर होना चाहिए, वो तो यहाँ से पता चलता है, A और इसको ले लेते हैं C शुड बी इक्वल टू VAC, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और VAC किसके बराबर हो जाएगा, I1 इंटू ये रेजिस्टेंस जो भी है RAC, और उस RAC को हम लिख सकते हैं रो L, ये कितनी लेंथ है L1 बाय A, ठीक है। बहुत डिटेल में, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब अगर हमने X जोड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X इक्वल टू I2 इंटू X।
अब यहाँ पे करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसीलिए हमने I2 ले लिया, इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, ए और सी के अक्रॉस, लेकिन अब लेंथ चेंज हो गई है, अब ये सी पॉइंट थोड़ा खिसक गया इधर उधर, वो दे रखा उसने L2, तो इसको बोलेंगे VAC डैश बोल देंगे, क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, पुराना नया एक जैसे, तो VAC पुराना वाला था, VAC डैश मान लेते हैं कि ये लेंथ कम हो गई, ज़्यादा हो गई, क्या हो, ज़्यादा हो गई, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, C डैश, ठीक है, VAC डैश इक्वल टू I1 तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ऊपर वाला सर्किट में तुमने कुछ छेड़ा नहीं है, तो I1 रहेगा RAC डैश, ठीक है, और ये क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू रो L2 बाय A। अब क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये चीज़ I2R अपॉन I2X इक्वल टू I1 रो L1 बाय A अपॉन I1 रो L2 बाय A, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, तो ये I2R अपॉन I2X इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, I1 रो L1 बाय A अपॉन ये सब तो कट जाएगा, लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं I1 रो L1 बाय A अपॉन I2 रो L2 बाय A। अभी देखो A कट गया, सॉरी ये I1 ही है, I1 कट गया, रो भी कट गया, ये सब कट गया, तो क्या आ जाएगा L1 अपॉन L2, और यहाँ से I2 भी कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, R अपॉन X इक्वल टू L1 अपॉन L2, यहाँ से हमको X निकालना, तो X की वैल्यू आ जाएगी RL2 बाय L1, तो यहाँ पे हम R की वैल्यू दे रखिए 10, और L2 और L1 की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ से, L2 दे रखा है 68.5 और L1 58.3, तो ये हो जाएगा 68.5 और ये 58.3 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो X की वैल्यू आ जाएगी 11.75 ओम, तो ये हमारी आ गई X की वैल्यू 11.75, ठीक है, तो हमने निकाल दिया। और दूसरा इसमें एक चीज़ और बता रहा है, जैसे ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें जैसे बोला था व्हाट माइट यू डू इफ़ यू फेल टू फाइंड अ बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ EMF E, तो हमने देख लिया कि ऐसे अगर जो पहले हमें डायग्राम दिया था उसके साथ तो कोई जो एक ही रीडिंग आएगी और वो रीडिंग चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप R जोड़ दो चाहे X जोड़ दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E के बराबर है, इसीलिए हमको कोई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और हाई इसलिए लगाया था, रेजिस्टेंस एक हाई रेजिस्टेंस लगाया था ताकि करंट लगभग कांस्टेंट हो जाए और उसके बाद हम वो इक्वेशन से सॉल्व कर पाए, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरी चीज एक और है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो I2R या I2X है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इससे ज्यादा हो जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि I2R या I2X VAB से ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब फिर तो रीडिंग नहीं आएगी, फिर तो ये पॉइंटर वहां खिसक जाएगा इस तरफ, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर प्राइमरी सेल का EMF ज्यादा हो गया तो फिर जो बैलेंस पॉइंट है वो इधर चला जाता है, ठीक है, तो उसमें तो रीडिंग नहीं आएगी। तो क्या करें उस केस में भी यही है कि एक हम अब देखो यहाँ पे I2R अगर ज्यादा है VAB से, VAB तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो तो अपना उस ऊपर वाले सर्किट से काम कर रहा है, ठीक है, ऊपर वाले सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो VAB तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर I2R VAB से ज्यादा हो गया तो हमें I2R को कम करना पड़ेगा। अब देखो R को तो हम कम नहीं कर सकते, तो I2 को हमें कम करना पड़ेगा। I2 कम कैसे हो सकता है, अगर तभी कम हो सकता है जब हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा कर दें, इसीलिए ये हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा हमको, ये जरूरी है, ठीक है। तो वो जो हमने ये लिया था कि R शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन R, कैपिटल R एंड X, तो उसका एक रीजन ये भी है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X इससे ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, तब रीडिंग नहीं आएगी। तब रीडिंग आने के लिए, रीडिंग अगर हमें चाहिए तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X है
उसको हमको उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ठीक है, कम करने के लिए करंट को ही कम कर सकते हैं। तो करंट कैसे कम होगा? जब सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए हमें एक ये जो ईएमएफ है सेल, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने हाई रेजिस्टेंस को जोड़ा है। ठीक है, तो वो रीज़न हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, इसको हम एक लाइन में ये भी लिख लेते हैं कि a high resistance should be connected in series with the cell if no balance point is obtained। अगर हमें कोई बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता तो हमको एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना चाहिए सीरीज में। ठीक है, सीरीज में जोड़ देंगे तो उससे क्या होगा? दिस reduces the current I2 and hence potential difference across R और X। ठीक है, या एंड लिख लेते हैं, दोनों के अक्रॉस ही तो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R एंड X वो कम हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू विच ऐसे लिख लेंगे, वी विल गेट अ बैलेंस पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R और X वो कम होना चाहिए, और कम करने के लिए हमको करंट I2 को कम करना पड़ेगा। वो कैसे कम होगा? जब हम सेल से एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें तब हो जाएगा, तब हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये सब तब करेंगे जब हम अगर हमारे पास कोई बैलेंस पॉइंट ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो हमने किया था रेजिस्टेंस हमने लगाया था यहाँ पे, जो कि R से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो इसके दो पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि करंट को ऑलमोस्ट कांस्टेंट करना है, ताकि हम इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल पाए। और दूसरा ये है कि अगर बैलेंस पॉइंट नहीं आ पा रहा किसी वजह से, तो यहाँ पे ये जो हाई वैल्यू ऑफ R है, तो ये क्या करेगी? ये पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देगी और फिर बैलेंस पॉइंट आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए फिगर 3.35 शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर used for the determination of internal resistance of a 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 cm. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 cm length of the potentiometer wire. Determine the इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो देखो, ये तो सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसने बोला है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें यहाँ पे हमको इस सेल का ईएमएफ निकालना है। ठीक है, सेल का ईएमएफ दे रखा है 1.5 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ पे का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R। ठीक, और उसके बाद अगर हमने बोल रहा है कि अगर ओपन सर्किट में हम जोड़ते हैं, ओपन सर्किट मतलब ये जो डॉट डॉट करके जो 9.5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये अगर नहीं लगा होता तो ये रीडिंग कितनी देता? ये रीडिंग कुछ देता, ये इसने दे रखी है 76.3 सेंटीमीटर। तो ये हम ले लेंगे इसको L1 रीडिंग दे रखी है 76.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और E की वैल्यू भी दे रखी है इसने। चलो ठीक है, E की वैल्यू की जरूरत नहीं है,
खैर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। E इक्वल टू 1.5 वोल्ट। अब उसने बोला है कि अगर हमने ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया ऐसे करके, तब रीडिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो उसको L2 ले लेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 64.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये निकालना है। और कैपिटल R दे रखा है, जो हमने यहाँ पे इसको कैपिटल R मान लेते हैं, 9.5 ओम, ठीक। अब हमें पता है, देखो ये बिल्कुल सीधे सीधे जो हमने डेरिवेशन की थी वहीं से उठाया गया है। डेरिवेशन में हमको फॉर्मूला पता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, R का क्या होता है, R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा डिराइव नहीं करेंगे, ये आपको आना चाहिए। तो ये हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो डाल लेते हैं वैल्यू, R इक्वल टू, ये जो कैपिटल R है 9.5 है, L1 की वैल्यू दे रखी है 76। ये L1 वही है अगर हम सिर्फ जो सेल है हमारा उसको जोड़ेंगे, और जब रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ सेल को जोड़ेंगे, तो जो रीडिंग आएगी वो L1 है। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को सर्किट में जोड़ दिया, तब जो रीडिंग आएगी वो L2 है, ठीक है। यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ये डेरिवेशन आपको अगर देखना है तो हमने कर चुके हैं इसको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से आया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये L1 76.3 अपॉन 64.8, ये L2 है। L2 मतलब जब हमने सेल और ये कैपिटल R दोनों को जोड़ दिया एक साथ, ठीक है, माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.68 ओम, 1.68 ओम आ गया, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यही पूछा था उसने कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमें पता चल गया। तो ये सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म, और इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। हमने सारे एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, तो ये थर्ड चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे।